नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज न्यूज नाइट में बात होगी प्रधानमंत्री के उस मैराथन मंथन की, उस विचार मंथन की जिसमें विकास की रफ्तार को और तेज करने का खाका तैयार किया गया। वैश्विक चुनौतियों के बीच क्या है भारत की नई आर्थिक रणनीति, इस पर करेंगे विशेष चर्चा। विस्तार से आपको ये खबर भी दिखाएंगे। और राजनीति के गलियारों में अभिषेक बैनर्जी को लेकर बड़ी हलचल है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सियासी सवालों के घेरे में बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरे आ गए हैं और अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी आखिर क्यों परेशानी में है, इस पर हम आपको विस्तार से पूरी खबर दिखाएंगे। और उसके साथ ही साथ बात क्रिकेट के मैदान की भी करेंगे, जहां पर होनहार बिरवा वैभव सूर्यवंशी एक चमकता सितारा बनकर उभरे हैं, जिसका सितारा अब बुलंदियों को छू रहा है। देश विदेश में चर्चा क्यों है इस नई उपलब्धि की और क्या है इसकी खास अहमियत, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से खबर दिखाएंगे, देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम एशिया संकट के बीच एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बड़ी बैठक। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पर हुई बातचीत। विकास की तेज गति बरकरार रखने पर जोर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही विकास की रफ्तार तेज। अब बंगाल में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली से लखनऊ पटना होते हुए पहुंचेगी सिलीगुड़ी। रेल मंत्री का ऐलान, जल्द शुरू होगा काम। फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बैनर्जी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। सीआईडी के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अगले बुधवार को होगी सुनवाई। पंजाब के फिरोजपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। पिकअप और ट्रक की भिड़ंत में एक ही परिवार के 9 सदस्यों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त किया शोक। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान। और बात क्रिकेट की। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट T20 टीम का ऐलान। श्रेयस अय्यर को टीम की कमान। 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में जगह बनाकर रचा इतिहास। तो सबसे पहले बात करेंगे देश की बढ़ती और सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था की है और उस पर किस तरह से मंथन किया जा रहा है कि इसको और बेहतर बनाया जाए। दुनिया भर के बाजारों और आर्थिक हालात में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है, इससे आप वाकिफ होंगे। इसके बावजूद भारत अपनी तरक्की की रफ्तार को कम नहीं होने देना चाहता। इस मकसद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक बुलाई और इसकी अध्यक्षता की। इस बैठक का मकसद वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की रणनीतियों की समीक्षा करना था। देखिए ये रिपोर्ट। आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और परिषद के सदस्यों ने अस्थिर वैश्विक माहौल में आर्थिक गति को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में भारत की मजबूती को बढ़ाने के लिए कई विचारों, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग और नीतिगत उपायों पर भी चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विकास दर को बनाए रखना था। इस बैठक में लोगों के जीवन को आसान बनाने और कारोबार करने में सहूलियत बढ़ाने से जुड़े सुधारों पर भी चर्चा हुई। विचार विमर्श का केंद्र शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना और निवेश तथा उद्यमिता के लिए बेहतर माहौल तैयार करना रहा। सदस्यों ने वेस्ट एशिया में चल रहे टकराव का भारत और दुनिया पर पड़ने वाले असर के बारे में भी अपनी राय दी। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जियोपॉलिटिकल तनाव, व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं और असमान ग्रोथ ट्रेंड से जूझ रही है। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई उस पर नजर डालते हैं। वैश्विक मंदी और तनाव के बीच भारत की 7.7% की रफ्तार को बरकरार रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए नए आर्थिक सुधारों पर गहन मंथन हुआ।
लाल सागर और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत के व्यापार, एमएसएमईज और कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ने वाले असर का बारीकी से आकलन किया गया। आम आदमी के जीवन को आसान बनाने और व्यापारिक बाधाओं को खत्म करने के लिए नियमों को और अधिक सरल बनाने पर सहमति बनी। विदेशी झटकों से बेअसर रहने के लिए देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और घरेलू उपभोग को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ शामिल हैं, जो आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर स्वतंत्र सुझाव देते हैं तथा सरकार को दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं और उभरते आर्थिक रुझानों पर सलाह प्रदान करते हैं। इस बैठक का सबसे बड़ा आर्थिक संदेश ये है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति पर चल रहा है। वित्त वर्ष 2026 में 7.7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करके भारत ने अपनी आंतरिक मजबूती साबित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत ने आर्थिक तौर पर अपनी आंतरिक मजबूती साबित की है। वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां अनिश्चितताओं और चुनौतियों से गुजर रही है, वहीं भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है, विकास की सरपट राह पर दौड़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत ने एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। तो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी दमदार क्षमता का परिचय दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रही, जबकि नॉमिनल जीडीपी में 8.9% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। ये वृद्धि कोई संयोग नहीं बल्कि विनिर्माण, सेवा और कृषि सेक्टर की साझा मजबूती का प्रमाण है। Whole financial year, if we compare to SAE, it was 7.6% earlier, which was released on 27 February this year. Now it is, the provisional estimate is coming to 7.7% growth. Sector-wise, it is showing that manufacturing sector is showing a reasonably good growth rate, that 10.7%, and double-digit growth was found in the first 3 quarters. Tertiary sector, that is services sector, shown a consistent growth of more than 9% in all the quarters, driven by mainly trade, financial services and professional services. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों के मुताबिक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जीडीपी में सबसे ज्यादा मजबूती दी। विनिर्माण क्षेत्र में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और पूरे सेकेंडरी सेक्टर को 8.8% की मजबूत वृद्धि प्रदान की। उत्पादन गतिविधियों में तेजी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बढ़ता सरकारी खर्च, घरेलू मांग में सुधार और निर्यात में उछाल ने इन क्षेत्र को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। पीएलआई योजनाएं, बढ़ते निवेश और घरेलू बाजार की मजबूती ने मैन्युफैक्चरिंग को गति दी, जिसका सीधा लाभ रोजगार सृजन और पूंजी निवेश दोनों में दिखा। ऐसे में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है।
भारत के ग्रोथ इंजन को सर्विस सेक्टर ने भी मजबूती प्रदान की। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण, भंडारण, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की। इसका नतीजा ये रहा कि तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर 9.3% पर पहुंच गई, जो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में सर्वाधिक है। पर्यटन, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में आई तेजी ने इस प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। केंद्र सरकार की मजबूत कृषि नीतियों के चलते देश का किसान समृद्ध बन रहा है। साथ ही कृषि क्षेत्र के दम पर देश की जीडीपी भी नई उड़ान भर रही है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2% रही। अच्छा मानसून, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और मत्स्य क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ ग्रामीण आय में वृद्धि ने उपभोग मांग को बल प्रदान किया, जिसका सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में भी विकास की रफ्तार कायम रही। वास्तविक जीडीपी 7.8% और जीवीए 7.9% बढ़ा। इस दौरान जीएफसीएफ में 10.8% का शानदार उछाल और पीएफसीई में 7.1% की वृद्धि ने साबित कर दिया कि निवेश और उपभोक्ता विश्वास दोनों मजबूत बने हुए हैं। इस वित्त वर्ष की सबसे बड़ी खासियत ये है कि विकास किसी एक क्षेत्र पर आश्रित नहीं रहा। कृषि ने ग्रामीण आधार को मजबूत किया तो मैन्युफैक्चरिंग ने औद्योगिक गति प्रदान की और सर्विस सेक्टर ने ऊंची उड़ान भरी। मजबूत घरेलू मांग, बढ़ता निवेश, सरकारी बुनियादी ढांचा खर्च और नीतिगत सुधारों ने मिलकर ये करिश्मा किया है। वैश्विक मंदी के दौर में 7.7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर भारत के आर्थिक सुधारों की निरंतरता का प्रमाण है। अजय मिश्र और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आर्थिक जो वृद्धि है और जिस तेज गति से भारत आर्थिक तौर पर बढ़ रहा है, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय रहेगा। आज यही हमारा विशेष है, वैश्विक तूफानों के बीच विकास की राह पर भारत। वैश्विक तूफानों के बीच विकास की राह पर भारत आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। वैश्विक तूफानों के बीच विकास की राह पर भारत, इस पर हमारे साथ संजीव सान्याल जो कि सदस्य हैं पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और सीधे अगर मैं यही आपसे समझना चाहूँ अपने दर्शकों के लिए आसान शब्दों में कि वैश्विक उथल पुथल से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन ये जो तेज ग्रोथ जीडीपी के आंकड़े अपनी में हमने, आप जानते हैं, हमने विशेष रिपोर्ट भी दिखाई है, इसका आकलन कैसे करेंगे, या ये कहें कि क्या प्रमुख कारक रहे हैं इस तेजी के या इस उपलब्धि के? देखिए, एक चीज याद रखिए कि ये नंबर जो है ये मार्च 2026 तक का नंबर है। उसमें भी 2 महीने हमने ये जो ईरान और यूएस में शुरू हो चुका था वो फरवरी से ही। तो इसका मतलब नहीं है कि इस नंबर पे कोई इस युद्ध का असर नहीं पड़ा, इस पे पड़ा है। और फिर भी हमारे इस तिमाही में 7.8% का विकास दर में मिला है। 7.8% बहुत कमजोर नंबर तो नहीं है, बहुत इसमें आपको दिख ही रहा है कि इसमें काफी मतलब तेजी है जी। और इतने उथल पुथल में इतना निवेश देखना, 10.8% का निवेश बढ़ना, ये हमें लगता है कि मतलब कम से कम मार्च तक इस उथल पुथल का हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा था जी। तो क्या प्रमुख आकलन है इसको लेकर के, क्या कारक रहे हैं प्रमुख इस? क्योंकि देखिए सभी सेक्टर्स में आप देखेंगे गति काफी स्ट्रांग दिखा है। आप देखेंगे निवेश में नंबर अच्छे हैं, इंडस्ट्री के नंबर अच्छे हैं, सेवाओं में भी नंबर काफी स्ट्रांग है। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बैलेंस्ड ग्रोथ चल रहा था कम से कम मार्च तक। और तब तक ये जो युद्ध जो है वो उसका असर दिख रहा था। और उसके पहले भी याद रखिए कि पिछले साल भी टैरिफ को लेके उथल पुथल हुआ, रशिया यूक्रेन को लेके भी समस्याएं चल रही थी। तो ये जो नंबर है, ये कहना कि ये अभी के जो हमें समस्याएं दिख रही हैं उसके पहले का नंबर है, ये गलत है। ये नंबर बहुत ही मतलब स्ट्रांग नंबर है और इससे
लगता है कि जो अर्थव्यवस्था में जो मोमेंटम है वो काफी मतलब उसमें काफी गति है। मतलब जी गति है। जी जी। संजीव जी, हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि विश्व की अगर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो भारत में सबसे तेजी से ग्रो करती हुई अर्थव्यवस्था में से एक बना हुआ है। जो अभी नंबर्स आए हैं और जिस तरह से वैश्विक उथल पुथल हम देख रहे हैं, उस बीच में भारत का ये शानदार प्रदर्शन, आप क्या इसको अगर हम कहें कि भारत ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है या उस राह पर है, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा? इसको कैसे आकलन करें? देखिए ये हाइपर बोल तो नहीं है? ये हाइपर बोले में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात यह है कि अभी इस वक्त उथल पुथल जरूर है जी। और तेल का दाम ज्यादा है, दुनिया भर में इसका असर पड़ेगा, हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो इसमें याद रखिए कि रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि ग्रोथ रेट अभी 6.5 तक गिरने की संभावना है इस वित्तीय साल में जी। और दूसरे देशों में भी इसका असर पड़ेगा। याद रखिए कि कुछ हद तक ये आयात के आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे पिछले साल। अब जो वैश्विक बाजार है उसमें तेल के दाम का असर पड़ेगा। जो गल्फ के देश हैं वहाँ इसका असर पड़ रहा है। वहाँ से याद रखिए हमारे बहुत लोग वहाँ काम करते हैं, 1 करोड़ के करीब भारतीय वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं। तो इसका असर हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए ये कहना कि हमारे ऊपर असर नहीं पड़ा, ये गलत है। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में भी हम कह सकते हैं कि हमारा विकास दर सुदृढ़ है। जी 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 बिल्कुल। तो अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं और अगर आने वाले समय में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, सप्लाई चेन थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो हमारी क्या तैयारियां क्या है? कितनी अर्थव्यवस्था हमारी तैयार है, अगर इस पॉइंट को समझना चाहें आपसे? देखिए इसमें काफी चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी। जैसे हम सुधार कर रहे हैं, अभी आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से जो निवेश करते हैं उनके लिए कुछ सुधार किए हैं। हमें अपने इंटरनल मार्केट में भी सुधार करने पड़ेंगे। इस सुधार का दौर चलता रहेगा और ये जरूरी है हमें याद रखना कि हर वक्त मतलब आर्थिक संतुलन को भी बनाने रखने की जरूरत है। तो इसका मतलब नहीं है कि हम सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचे, हमें इन्फ्लेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा कि कुछ हद तक हमें एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी इसके लिए। लेकिन परिस्थिति के अनुसार मैं कहूंगा कि अभी हमारा जो इकोनॉमिक विकास दर का जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, अभी भी है और इन्फ्लेशन कम से कम अब तक हम लोग कंट्रोल में रख सके हैं। लेकिन याद रखिए कि पूरे दुनिया में इसका असर पड़ेगा और हमारे ऊपर भी कुछ हद तक पड़ेगा। जी, आज जो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक हुई उसके बारे में जो खबरें सामने आई हैं कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस रहा, तो किस तरह से आने वाले समय में आम नागरिकों के लिए या छोटे उद्यमियों के लिए क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, क्या परिवर्तन होने जा रहा है, कैसे समझे इसको? EAC-PM की मीटिंग के अंदर जो बातचीत होती है उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि हम लोगों ने काफी आर्थिक सुधार के बारे में बातचीत की। ये हमारा कंटिन्यूअस एक प्रयास रहता है और हम लोग आगे जाके भी करेंगे। लेकिन ये सच है कि इस वक्त कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा जिससे निवेश भी बरकरार रहे और तेल के दाम का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे उसका जो असर है उसको हम कुछ हद तक उसको कम रख सकें। जी, तो ये जो आर्थिक फ्लक्चुएशंस हैं दुनिया भर में, जो ये वैश्विक संकट है, इस बीच में भी 2047 का विकसित भारत हमको बनाना है। किस तरह से वो जो आर्थिक रोड मैप है उसका अगर खाका इन सब फ्लक्चुएशंस को समेटते हुए कैसे इसको देखेंगे? देखिए, अगर हम 25 साल के इतने कार्यकाल को देखेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि इस राह में हमें कभी कभी संकटों का सामना करना पड़ेगा। पिछले 25 साल में भी बहुत तरीके की चीजें हुई थी, जैसे
कोविड हुआ है, जी। फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, तो बीच बीच में ऐसी संकटें आती रहेंगी, लेकिन ऐसे भी समय आएंगे जहां हमें रास्ता खाली भी मिलेगा। तो अब जब 25 साल के समय के बारे में सोच रहे हैं, जी। तो सबसे जरूरी है हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के बारे में सोचें, और इस पे लोग पॉलिसी के साइड से निवेश करते रहे, मतलब एक तरीके से इन्वेस्ट इन द पॉलिसी। फिर क्या होगा कि उसके आधार पे निजी क्षेत्र से आपको निवेश मिलेगा, बाहर से आपको निवेश मिलेगा। ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट का एक सिलसिला जारी रहेगा। तो कभी कभी अगर ऐसा उथल पुथल होता है, वैश्विक उथल पुथल होता है, तो उसके वजह से हमें कभी अपना मतलब जो मकसद है उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री मोदी का जो एक सूक्ति वाक्य है, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का, किस तरह से आप देख रहे हैं? तो अगर इसी बात को हम आगे आपकी बात लेकर जाएं, तो कौन से वो सेक्टर्स होंगे जिनमें और अधिक निवेश या और अधिक सुधार की जरूरत आप देख पा रहे हैं आगे आने वाले वर्षों के लिए? क्या उसके लिए कुछ प्लानिंग है? कैसे कैसे देखना चाहिए उसको? तो पहली बात है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। एक तो डिफेंस है, दूसरा है शिप बिल्डिंग। दोनों में हम लोगों ने बहुत नए पॉलिसीज का ऐलान किया था कुछ महीनों पहले। इस पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी काफी सारा इसमें डिमांड बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें काफी निवेश किया जा रहा है। मुंबई में आपने देखा होगा बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। अब इस के बाद हमें दूसरे शहरों में भी म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश करना पड़ेगा, और पूर्वी भारत में विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पूर्वी भारत में आपने देखा होगा कि जो विकास दर है वो बाकी देश से पीछे है। तो एक तरीके से पूर्वी भारत में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी, पूर्वी भारत में निश्चित तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। आर्थिक वृद्धि के जो आंकड़े हैं जाहिर तौर पर उत्साहजनक हैं, लेकिन जब हम आम आदमी के नज़रिए से देखते हैं तो उसको ये लगता है कि ये जो आर्थिक वृद्धि हो रही है, ये रोज़गार में कितनी परिवर्तित हो रही है, हमारे जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, हम क्या कुछ इससे पा रहे हैं। तो क्या अब भारत जॉब रिच ग्रोथ के दौर में प्रवेश कर रहा है? हमको ऐसा समझना चाहिए, इसका असर ऐसा भी दिखेगा? देखिए, ये इस जो विकास दर को है उसको कंपाउंड करने की जरूरत है। किसी भी एक वक्त एक साल में अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गए, इससे कोई लाभ नहीं होता है। हर साल आगे बढ़ते जाना पड़ता है, उसी से मोमेंटम बढ़ता है। तो आपने देखा होगा कि ये 2025-26 के जो आंकड़े हैं जो अभी आए हैं, उससे तो मोमेंटम बहुत ही तेज रहा है। उसमें 7.8 का जो आंकड़ा अभी आया है, लेकिन इस साल इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, शायद 6.5 के करीब आएगी, क्योंकि जैसे हमने अभी बात किया, विश्व में अभी उथल पुथल है। लेकिन 6.5 भी आप दुनिया के सबसे प्रथम नंबर पे है। आप किसी भी मेजर इकोनॉमी में देखेंगे 6.5% भी काफी अच्छा विकास दर है। तो इसको हमें कंपाउंड करते जाना है। कंपाउंडिंग से ही नौकरियां मिलेंगी, निवेश होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं ये बताने की कोशिश में हूं कि बीच बीच में ऐसे बाहर के कुछ ऐसे दबाव आएंगे, उछल पुथल होगी, ऐसे इकोनॉमिक शॉक्स आते रहते हैं। कोविड का भी आया था, आपको याद है। तो इसके वजह से हमें कभी भी अपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और अगर इसके लिए हमें कुछ जगह में अगर परिस्थिति के अनुकूल कुछ टाइट मेजर्स करने पड़े तो करना चाहिए। सबसे जरूरी है दो चीज, एक कंपाउंड करते जाए, दूसरी है कि जो अर्थव्यवस्था की जो संतुलन के जो आंकड़े हैं, उन जैसे इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट इत्यादि, उनको हम नियंत्रण में हमेशा रखें, क्योंकि 1-2 साल की तेजी से कुछ नहीं होता है। इसको कंपाउंड करने की जरूरत है। इसी तरीके से चीन भी जहां पहुंचा है वहां पहुंचा है। दूसरे देश, एशिया के जो भी अभी विकसित देश हैं, वो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपाउंड करके पहुंचे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपाउंड और स्टेडी रखने की जरूरत है। संजीव जी, अगर जिस तरह से
फिर हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो उत्साहजनक का आंकड़े निश्चित तौर पर है। आने वाले अगर कोई शॉक्स भी होते हैं तो उनको जाहिर तौर पर जब ये कहा जा रहा है कि कठिन परिश्रम करके 140 करोड़ भारतीयों का देश उनको बेहतर कर ही लेगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या क्या ऐसी खास बात है जो इस शॉक्स में भी ये तेज़ी बरकरार है? जाहिर तौर पर जो नीति नियंता है हमारे, या जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो तो एक कारक है ही है, लेकिन अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बड़ी ताकत है, कैसे उसका आकलन करेंगे? मैं कहूंगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कभी नकारते नहीं है, उसके बारे में हमेशा सोचते हैं, और जब कठिन परिस्थिति आती है तब भी हम मैक्रो स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। मतलब हम लोग अपने मॉनेटरी पॉलिसी को अपने नियंत्रण में रखते हैं, हम लोग अपने फिस्कल डेफिसिट जो वित्तीय घाटा है उसको अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो जब हम ये करते हैं, इसका मतलब ये है कि कभी कभी हमें कठिन कुछ रिफॉर्म्स को भी लाना पड़ता है। तो ये हमारा एक मतलब ये पिछले 10 साल से आप देख रहे होंगे, जैसे बैंकों की सफाई जब की गई तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज को बैंकरप्ट किया गया, लेकिन हमने किया। जब कोविड की परिस्थिति आई थी तो उस समय बहुत लोगों ने बहुत मतलब कहा था कि अंधाधुंध खर्च करिए, लेकिन हमने नहीं किया। हमने बहुत सोच समझ किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोविड के समय एक्स्ट्रा खर्चा हमने नहीं किया, हमने किया, लेकिन वो भी सोच समझ के किया। तो ये मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जरूरी है कि हाँ, परिस्थिति के अनुकूल हमें सुधार लाने हैं या एडजस्ट करना पड़ता है, करेंगे, लेकिन हर वक्त हम पूरे अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखेंगे। कभी 1% इधर उधर भले ही हो जाए विकास दर में, लेकिन सिस्टम को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी आके, कभी ना कभी, मैं बता नहीं सकता कब, आपको खाली रास्ता भी मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। लेकिन वो कब आएगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन आता है। अच्छा, चलते चलते जी, उस वक्त हमारी जो ये अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ उस वक्त इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि हम और तेज उसको चला पाए। जी बिल्कुल, इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि और तेज़ हम उसको चला पाए। जाहिर तौर पर अगर रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा मिलता है तो आगे आसान रास्ता भी होगा, और अर्थव्यवस्था जिस तेज़ी से हमारी आगे बढ़ रही है, हमें विश्वास है कि ये और तेज़ गति से बढ़ेगी। कितने भी फ्लक्चुएशंस आए, कुछ भी आए, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर इस तरह के अगर कोई शॉक्स होते हैं तो उसको भी बर्दाश्त करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए संजीव जी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में कैसे बढ़ी अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें। ब्रेक के बाद फंस गए अभिषेक बैनर्जी। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले, आ गया नया किडबैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक, फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। न्यू बॉल 40 गेम्स। यार क्या कर रही है? यहाँ को ऐसा यूपीआई ऐप बताना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो और मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे यूपीआई ऐप। हाँ पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे यूपीआई ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सही है। बिल्कुल। वाह, चैंपियंस की इतनी सिंपल है। बॉब ईपे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक और फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो दूसरी तरफ संदेश खाली से हथियारों की बरामदगी ने टीएमसी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बंगाल दौरे और रेलवे विस्तार के बड़े विजन ने विकास की एक नई राजनीति को भी धार दे दी है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खेमे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी को अदालत से राहत नहीं मिली। 31 मई को मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने उन्हें भवानी भवन तलब किया था। हालांकि तबीयत खराब होने का हवाला देकर वो पेश नहीं हुए थे। इसके बाद दूसरी बार नोटिस जारी कर उन्हें 8 जून को उपस्थित होने के लिए कहा गया। सीआईडी के नोटिस को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कानूनी संरक्षण की मांग की। साथ ही मामले की शीघ्र सुनवाई की भी अपील की गई, लेकिन न्यायमूर्ति चेताली चट्टोपाध्याय की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले की सुनवाई अगले बुधवार को ही होगी। वहीं टीएमसी से निष्कासित नेता संदीपन साहा ने दावा किया कि उनके साथ 60 से ज्यादा विधायक हैं। वहीं भाजपा सहित दूसरे दल मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो रही है। 60 से ज्यादा विधायक हम लोग के पास है। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलए गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलए गए हैं। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है। टीएमसी तो खत्म हो गई। मैं तो पहले ही बोला था ये सरकारी पार्टी है। सरकारी पार्टी जिस दिन बेनिफिशियरी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी पार्टी। 80 एमएलए जो निर्वाचित होके आया, 2 को सस्पेंड किया तो सस्पेंशन को एलओपी बना दिया। तो पार्टी का जो लीडर लोग का जो ऐलान करेगी, निर्णय लेगी, वो तो सही सलामत में वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पार्टी नेशनल नहीं है तो पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी का क्या वैल्यू है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कोलकाता पहुंचने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने नबान्न में उनका स्वागत किया। अश्विनी वैष्णव ने मेट्रो सेवाओं का भी निरीक्षण किया। जय हिंद मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन की मेट्रो में सफर किया और यात्रा के दौरान सह यात्रियों से संवाद भी किया। इसके बाद वो नुआपारा मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यात्री सुविधाओं और मेट्रो संचालन व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान विकास को जानबूझकर रोके रखा गया था और ऐसी स्थिति बनाई गई थी कि विकास कार्य आगे न बढ़ सके। उन्होंने बताया कि कोलकाता शहर में आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। Within few days ये इतना मैसिव काम जो आप देख रहे हो within few days किया और आज कोलकाता शहर के निवासियों के लिए इतनी बड़ी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है। मैं आपके सामने विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोलकाता मेट्रो के लिए और जो भी डेवलपमेंट का काम होगा हाथ में लेंगे। 60 न्यू जनरेशन मेट्रो ट्रेन्स, 60 न्यू जनरेशन मेट्रो ट्रेन्स नेक्स्ट 5 इयर्स में कोलकाता मेट्रो में इंडक्शन की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार विकसित नया बंगाल बनाएगी। बंगाल के बारे में जो लोगों का उन्होंने वादा किया है कि नया बंगाल बनाएंगे, हर क्षेत्र में और चौतरफा विकास होना चाहिए। 1 महीना नहीं हुआ अभी तक जितने निर्णय सरकार ली है, शायद ही इतिहास में कोई सरकार इतना काम किया है।
संदेश खाली में बंगाल एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी नेता के तालाब से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। तालाब के मालिक टीएमसी नेता और पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रॉबिन दास और उनके भाई गोपाल दास इलाके से फरार हो गए हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस पूरी सियासत के बीच आपने पूर्वी भारत में नई रेल क्रांति के एक खबर ये भी देखी होगी, विकास की खबर देखी कि किस तरह से रेल मंत्री वहां पहुंचे थे और उन्होंने विकास की एक नई इबारत लिखने की कोशिश की है पश्चिम बंगाल में। खासतौर पर जब हम पूर्वी भारत की बात करते हैं तो पूर्वी भारत में नई रेल क्रांति किस तरह से हम आपको बताएंगे। बुलेट ट्रेन का बड़ा संकल्प लिया है भारत सरकार ने। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना तक थी, अब इसको और एक्सटेंड किया गया। सिलीगुड़ी को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना, इसकी घोषणा आज की गई है, बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि अब गति भी होगी, जिस तरह से विकास की रफ्तार को गति मिली है उसी तरह से रेल पर भी अब रेल, जो भारतीय रेल है वो सरपट दौड़ेगी। तो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना से होते हुए अब सिलीगुड़ी के लिए एक नई जो है बुलेट ट्रेन का संकल्प है। दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा अब महज 6 घंटे में पूरी हो सकेगी। तो अगर आप उस मैप से समझ सकते हैं कि दिल्ली से चलकर आसाम के से आगे तक जा करके अगर इसको पूरा किया जाएगा तो कैसे ये पूरा होगा। बहरहाल अगर आगे देखें तो रेल परियोजनाओं को एक नई गति दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार को रेलवे परियोजनाओं में पूर्ण सहयोग का भरोसा है और दोनों तरफ से ये भरोसा दिया गया है सरकार की तरफ से। लंबित एनओसीज और भूमि अधिग्रहण की दिशा में प्रगति भी की गई है और इस पे और तेजी लाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय से परियोजनाओं में तेजी लाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। जब डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो वो यही समन्वय है कि दोनों केंद्र और राज्य किस तरह से बेहतर समन्वय से योजनाओं को और तेज गति से आगे लेकर जाएंगे। कोलकाता मेट्रो का आधुनिकीकरण, कोलकाता मेट्रो को कैसे आधुनिक बनाएंगे। अगले 5 वर्षों में 60 नई नेक्स्ट जनरेशन मेट्रो ट्रेन दी जाएंगी। कोलकाता मेट्रो को 60 नेक्स्ट जनरेशन नई मेट्रो ट्रेन। उसके अलावा मेट्रो नेटवर्क के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। किस तरह से जो यात्रियों की सर्विसेज हैं उनको और विस्तार किया जाएगा और मेट्रो नेटवर्क का जो है उसको और मॉडर्नाइज भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ माल ढुलाई को नई शक्ति दी जाएगी क्योंकि जब फ्रेट है उसको बेहतर बनाया जाएगा तभी जो है इसको कहा जाता है कि वो बेहतर ढंग से रेल आपकी दौड़ती है। डानकुनी से सूरत तक ईस्ट टू वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर विशेष जोर दिया गया है। डानकुनी से सूरत तक जो है एक विशेष फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट विशेष फ्रेट कॉरिडोर होगा और ये फ्रेट कॉरिडोर से उद्योगों को नई गति मिलेगी और इसके साथ ही साथ जो राज्य हैं तमाम इस पूरे ट्रैक पर जो पड़ेंगे उनको भी आर्थिक गति मिलेगी। तो उद्योगों को और राज्यों को आर्थिक गति मिल पाएगी। रेलवे में नई अगर उपलब्धि की बात करें तो पश्चिम बंगाल में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। ये एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ नई ट्रेनों, आधुनिक स्टेशन और बेहतर सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया है और इसको और आगे और तेजी से ले जाने का, बढ़ाने का संकल्प आज एक बार फिर व्यक्त किया गया है। विकास और कनेक्टिविटी का विजन है। रेल अवसंरचना के जरिए क्षेत्रीय विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने की बात कही गई है। जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जरिए कनेक्टिविटी को और तेज किया जाएगा और इसके साथ ही साथ अगर रेलवे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, समग्र विकास की किया जाए तो उसमें जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, उनके सहयोग का आह्वान किया गया है और उन सब के साथ मिलकर रेलवे में एक नई क्रांति लाने का आह्वान किया गया है। तो आज के लिहाज से और खासतौर पर अगर पश्चिम बंगाल के लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा।
गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज, सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। New ball, 40 games. यार क्या कर रही है? यहाँ को ऐसा यूपीआई ऐप बताना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो और मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे यूपीआई ऐप, हाँ पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे यूपीआई ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सही है। बिल्कुल, वाह, चैंपियंस की इतनी सिंपल है। बॉब ईपे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी का, जिस पर आपने सोशल मीडिया पर उसके बड़ी बातें सुनी होंगी। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित पहला जमीनी प्रदर्शन बुरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स का दावा करने वाली पार्टी की ऑनलाइन भीड़ जमीन पर नदारद दिखी। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शाम 5 बजे तक प्रदर्शन के लिए परमिशन ली थी, लेकिन जब भीड़ नहीं पहुंची तो वो 3 बजे से ही प्रदर्शन खत्म करके वहां से चलते बने। अभिजीत दीपके विशेष तौर पर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका से यहां आए थे, लेकिन जंतर मंतर पर उनका आंदोलन हाईजैक हो गया। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। अमेरिका में बैठकर 22 मिलियन युवाओं की ताकत का ढोल पीटने वाले अभिजीत दीपके शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरे तो भ्रम वाले गुब्बारे की हवा निकल गई। कॉकरोच जनता पार्टी का कथित महाआंदोलन न सिर्फ फीका पड़ा, बल्कि उल्टा आइसा के छात्र नेताओं ने उनके मंच को हाईजैक कर लिया। सोशल मीडिया पर क्रांति रचने वाले अभिजीत को सड़क की सच्चाई अपनी आंखों से देखनी पड़ी। अभिजीत दीपके सुबह अमेरिका से लैंड हुए। एयरपोर्ट पर उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थामे रखी थी। शायद संदेश देना चाहते थे कि यह आंदोलन संवैधानिक और सामाजिक न्याय पर आधारित है। लेकिन जंतर मंतर पहुंचते पहुंचते माहौल बदल गया। जहां कॉकरोच जनता पार्टी अपनी यूथ पावर का शोर मचा रही थी, वहीं आइसा के छात्र ढपली बजाते पोस्टर लेकर अपने खास नारों के साथ हावी हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर ऐसा हंगामा खड़ा किया था कि लग रहा था पूरा देश पेपर लीक जैसे मुद्दे के खिलाफ सड़क पर उतर आएगा। लेकिन हाथ में संविधान की कॉपी, बाबा साहेब के नाम पर लोकतंत्र की दुहाई और लेफ्ट छात्र संगठनों के नारे उस ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे पिछले लंबे समय से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फॉलो करती रही है। शायद उस ट्रेंड को असली यूथ समझ चुका है। यही वजह है कि अभिजीत दीपके को आइसा के छात्रों की मदद लेनी पड़ रही है। यही वजह है कि भाजपा इस कथित आंदोलन को सियासी बुलबुला बता रही है। देखिए, नीट वाले मामले पर प्रधानमंत्री या पीएमओ ऑफिस ने जहां गड़बड़ हुई उस पर कार्रवाई कर दी। कॉकरोच पार्टी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, यह आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है। और ये जो लोग हैं ये एक बुलबुले की तरह हैं और इस देश की राजनीति में ऐसे लोगों का कोई स्थान हो नहीं सकता। कुछ ही समय में सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी और कॉकरोच पार्टी नाम की कोई भी वस्तु इस देश में नहीं मिलेगी।
जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरने की इन तस्वीरों से साबित हो गया कि वायरल फॉलोअर्स असली जन समर्थन नहीं होते। ऑनलाइन लाखों लाइक्स और शेयर आसान है, लेकिन सड़क पर विश्वसनीय भीड़ जुटाना, उन्हें एकजुट रखना और आंदोलन को दिशा देना कठिन है। अब अभिजीत अगले हफ्ते फिर आने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब पहला प्रदर्शन ही इतना फीका और हाईजैक्ड रहा तो फिर आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे वैभव का चमका सितारा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब कोई राह नजर न आए, नालसा का साथ पाए, मध्यस्थता से सुलह का रास्ता अपनाए, झगड़े मिटाए, रिश्ते सवारे, सुख शांति से जीवन सुखाए। नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। न्यू बॉल 40 गेम्स। यार क्या कर रही है? यहाँ को ऐसा यूपीआई ऐप बता ना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो, मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे यूपीआई ऐप, हाँ पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे यूपीआई ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सही है। बिल्कुल, वाह, चैंपियंस की इतनी सिंपल है। बॉब ईपे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भारतीय क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलन से सजी इस टीम से अब देश को नई उम्मीदें हैं। देखिए ये रिपोर्ट। और इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय T20 दल का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं वैभव सूर्यवंशी की पहली बार भारतीय टीम में एंट्री हुई है। सूर्य कुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। वे T20 विश्व कप में कुछ खास नहीं कर सके थे। वहीं IPL में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। श्रेयस अय्यर ने दिसंबर 2023 के बाद से भारत के लिए कोई T20 नहीं खेला है। हालांकि IPL में उन्होंने अपनी कप्तानी से प्रभावित किया है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया और दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया था। उन्होंने IPL 2025 में 604 और IPL 2026 में 498 रन बनाए। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में संपन्न हुए IPL में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान आकर्षित किया था। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने
भारतीय टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वे सचिन तेंदुलकर के बाद से भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की आयु में डेब्यू किया था। वैभव ने ब्लॉकबस्टर आईपीएल सीजन में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे से पहले वैभव सूर्यवंशी भारत ए के लिए श्रीलंका में एक त्रिकोणीय सीरीज भी खेलेंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया इस प्रकार है: श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव। वहीं चयनकर्ताओं ने एशियन गेम्स के लिए भी फुल स्ट्रेंथ टीम चुनी है, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल इस तरह है: श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में आयोजित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम में चुने जाने पर बिहार स्थित उनके गृहनगर समस्तीपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। वैभव के टीम में चुने जाने पर उनके परिजनों और उनके कोच ने खुशी जताई। देश के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस अब यही इच्छा है कि देश के लिए खूब अच्छा खेले, खूब मैच जिताए, खूब रन बनाए। दुनिया में हर पिताजी माताजी अपने बच्चे के लिए लाइन कोई हो खूब मेहनत करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि बच्चा अपने अथी में शीर्ष पर जाए। हमारा भी यही इच्छा था। बच्चा बचपन से मेहनत किया है और हमारे जो मैंने मनोकाम जो है उसको किया है, पूर्ण किया है। सबको धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे कि वो बच्चा पर विश्वास आप बीसीसीआई के सेलेक्टर जताए हैं। बस उस विश्वास पर वैभव को खरा उतरना है। मुझे क्या पूरा देशवासी तो खुशी है और यह सब मेरा किसी बाबू का देन है। मेरा बाबू ने मेहनत किया, मेरा पोता निकल गया। इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाना ये भी एक रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र में आज वैभव T20 भारतीय टीम में उसको चयनकर्ताओं ने वो सेलेक्ट किया। इसके लिए मैं पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही वैभव सूर्यवंशी को इस T20 इंडिया टीम में आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सिलेक्शन किया गया है उसके लिए बधाई देता हूँ। और इस चयन से हमें लग गया था आईपीएल में जो वैभव ने अपने खेल के द्वारा अद्भुत अविश्वसनीय और जो प्रभावशाली खेल खेला था, उसी समय हम लोग को लग गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इन्हें इंडिया टीम में सेलेक्ट करेगी और वो सपना पूरा हुआ। इसके लिए मैं अपने परिवार की ओर से, अपने देशवासियों की ओर से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को धन्यवाद आभार और वैभव सूर्यवंशी बढ़ा देता हूँ। और आगे वैभव सूर्यवंशी अपने क्रिकेट जगत में इसी तरह अपना नाम और ख्याति को और कायम बनाए रखे, आशीर्वाद उसके लिए हमारी। वैभव और वैभव के पूरी फैमिली को बहुत बधाई। और हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि आज सचिन तेंदुलकर के बाद ये यंगेस्ट प्लेयर है जो भारतीय टीम में जिनका T20 के लिए चयन हुआ है। और एज ए कोच आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, पूरे बिहार के लिए गर्व का क्षण है और पूरे भारत के लिए भी गर्व का क्षण है कि इतने छोटा बच्चा, इतने कम उम्र में बच्चे ने वो वैसा परफॉर्मेंस किया है कि आज वो भारतीय टीम का सदस्य बन पाया। तो सभी को बधाई और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय का भारतीय क्रिकेट का पोस्टर बॉय बीसीसीआई को मिल गया है और वैभव बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस करेगा और सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, ऐसा विश्वास सभी ने जताया है और देश के लोगों को भी इस बात का विश्वास है उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। और खेल के मैदान से एक और अच्छी खबर आपके लिए, आशीष पूर्ति की शानदार हैट्रिक के बदौलत भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर
पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पूर्ति ने दूसरे, 28वें और 34वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक पूरी की और जीत भारत के नाम लिख दी। आशीष पूर्ति को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 13 गोल करके शीर्ष स्कोरर का भी खिताब हासिल किया। भारतीय हॉकी ने स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 1.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। और उसके साथ ही महिला अंडर 18 टीम के कांस्य पदक जीतने पर भी प्रत्येक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। तो न्यूज नाइट में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पश्चिम एशिया में सीज फायर के बीच बारूदी बरसात। ब्रेक के बाद गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। न्यू बॉल 40 गेम्स। यार क्या कर रही है? यहाँ को ऐसा यूपीआई ऐप बताओ ना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो और मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे यूपीआई ऐप। हाँ, पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे यूपीआई ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सही है। बिल्कुल। वाह, चैंपियंस की इतनी सिंपल है। बॉब ईपे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ टकराव खत्म होने के करीब है। उन्होंने कहा कि तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को किसी न किसी तरह रोका जाएगा। लेकिन इस बीच शांति वार्ता के साथ हमलों का दौर भी लगातार जारी है। तो इजराइल अमेरिका गठबंधन और ईरान के बीच छिड़े युद्ध और उसके बाद सीज फायर को करीब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये संघर्ष जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।